आज का डीप डाइव एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर है। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? हाँ। हम बात कर रहे हैं मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो की किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट की। जी। और इस डीप डाइव का मिशन एक गहरे विरोधाभास को समझना है। ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट, जिसने तर्क और विज्ञान के दम पर हमें अंधविश्वास से आजाद करने का वादा किया था। हाँ। उसी ने 20वीं सदी में फांसीवाद जैसी भयानक बर्बरता को जन्म कैसे दे दिया? बिल्कुल, और किताब की आप कह सकते हैं पहली लाइन ही इस पहेली को सामने रख देती है। क्या है वो? मिथक पहले से ही प्रबोधन है और प्रबोधन वापस पौराणिक कथाओं में बदल जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जिस तर्क को हम अपनी मुक्ति का हथियार समझते थे, उसमें ही गुलामी का बीज छिपा था कि वो खुद एक नया अंधविश्वास बन जाएगा। कुछ ऐसा ही। चलिए इसे खोलते हैं। ये हुआ कैसे? तर्क यानी रीजन नियंत्रण का हथियार कैसे बन गया? यहाँ पर यही पर इंस्ट्रूमेंटल रीजन का आइडिया आता है। साधन युक्त तर्क। हाँ, साधन युक्त तर्क। ये वो तर्क है जो सिर्फ कैसे पर ध्यान देता है, क्यों पर नहीं। इसका काम बस किसी भी लक्ष्य को पाने का सबसे असरदार तरीका खोजना है, चाहे वो लक्ष्य अच्छा हो या बुरा। उससे उसे कोई मतलब नहीं। और आत्मरक्षा की जो हमारी आदिम इच्छा है, वो इस तर्क का सबसे पहला और सबसे आप कह सकते हैं ताकतवर इस्तेमाल बन जाती है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आप एक बैंक डकैती के लिए बहुत शानदार लॉजिस्टिक्स प्लान बना रहे हैं। आपका कैसे तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या और क्यों पर कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे सोर्स में ये बात कमाल की लगी कि इस भारी भरकम विचार को समझाने के लिए वो एक क्लासिक कहानी का सहारा लेते हैं। ओडिसी की कहानी का। हाँ। हाँ, ओडिसी को वो एक तरह से पहले प्रबुद्ध इंसान के तौर पर देखते हैं जो आत्मरक्षा के लिए तर्क का इस्तेमाल करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइरेंस का प्रसंग। अच्छा, वो जो अपने गीत से सबको मार देती थी। जी। ओडिसी को उनका मनमोहक गीत सुनना है जो कला और आनंद का प्रतीक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे सुनकर वो मारा जाएगा। तो वो क्या करता है? वो खुद को जहाज के मस्तूल से बंधा लेता है। बिल्कुल। वो गीत सुन सकता है पर उस पर अमल नहीं कर सकता। ये है दमन के जरिए आत्मरक्षा। तो ओडिसी एक तरह से मैनेजर हो गया, जो सबको जानता समझता है लेकिन खुद को काबू में रखता है। हाँ। और उसका क्रू, वो जैसे फैक्ट्री के मजदूर हैं, उनके कानों में मोम ठूस दिया जाता है ताकि वो न गाना सुने न कोई खतरा महसूस करे, बस चुपचाप चप्पू जलाते रहें, बस काम करते रहे। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही विभाजन, एक मैनेजर जो अनुभव तो करता है पर दबा हुआ, और दूसरे श्रमिक जो पूरी तरह अनुभव से कटे हुए हैं, सोर्स के मुताबिक यही आधुनिक पूंजीवादी समाज की नींव है। आज के बर्नआउट प्रोफेशनल्स की यही तो कहानी है ना? कॉर्पोरेट लक्ष्यों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते रहो। हाँ बिल्कुल। अगर इस इंस्ट्रूमेंटल रीजन से नैतिकता को पूरी तरह से निकाल दें, तो इसका सबसे भयानक रूप क्या हो सकता है? अब हम पहुंचते हैं मार्क्विस डी साद की पात्र जूलियट तक। अच्छा। वो किसी जुनून या भावना में अपराध नहीं करती, बल्कि ठंडे हिसाब किताब वाले तर्क से करती है। उसके लिए अंतरात्मा की आवाज या अपराध बोध वो एक बेकार की बाधा है। हाँ, एक तर्कहीन बाधा है जिसे रास्ते से हटा देना चाहिए। और यही मानसिकता व्यवस्थित, कुशल और भावनाहीन फांसीवाद और होलोकॉस्ट जैसे नौकरशाही आतंक का मॉडल बन गई, जहां लाखों लोगों की हत्या को एक लॉजिस्टिकल समस्या की तरह देखा गया। जी। ये तो इतिहास की बहुत डरावनी बात है। लेकिन सॉस कहता है कि यही तर्क बहुत ही नरम तरीके से आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा है। हाँ, मनोरंजन के जरिए। और इसे वो कहते हैं संस्कृति उद्योग या कल्चर इंडस्ट्री। ये बड़े पैमाने पर बनने वाला मनोरंजन है जिसे हमारी आलोचनात्मक सोच को सुलाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुलाने के लिए? ये दो चीजों पर काम करता है। एक है मानकीकरण, जैसे हर फिल्म का प्लॉट एक जैसा, हर पॉप गाने की धुन मिलती जुलती। बिल्कुल। मतलब हमें लगता है कि हम अपनी पसंद की फिल्म या गाना चुन रहे हैं, पर असल में वो सब एक ही फैक्ट्री से निकले अलग अलग रंग के डिब्बे हैं। अच्छा। और दूसरा है छद्म व्यक्तिवाद, स्यूडो इंडिविजुअलिज्म। हाँ, हमें लगता है कि हम अपने पसंदीदा स्टार को चुनकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन असल में वो स्टार्स और उनके प्रोडक्ट भी उसी कॉर्पोरेट सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये सब मिलकर एक सामाजिक सीमेंट का काम करते हैं जो हमें असली मुद्दों से भटकाकर व्यवस्था से जोड़े रखता है। एकदम। आज के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स इसका सटीक उदाहरण है। वो हमें एक के बाद एक कंटेंट परोसते रहते हैं ताकि हम सोचते न रहें, बस उपभोग करते रहें। तो प्राचीन मिथकों से लेकर आज की नेटफ्लिक्स सीरीज तक
तर्क ये है कि जब तर्क का इस्तेमाल सिर्फ नियंत्रण और कुशलता के लिए होता है तो वो इंसान की आज़ादी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सही कहा। इस किताब का मकसद तर्क को खारिज करना नहीं है, नहीं, बल्कि तर्क से ये मांग करना है कि वो अपने इस दमनकारी पहलू पर खुद सोचे और खुद को सिर्फ एक औजार बनने से बचाए। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सोर्स में एक जगह कहा गया है कि यहूदी विरोध असल में लोकतंत्र से नफरत का एक लक्षण था। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है। बताइए। जब कोई समाज जटिल समस्याओं से घिर जाता है तो वो अक्सर अपना गुस्सा और डर निकालने के लिए एक आसान दुश्मन बना लेता है। आज की दुनिया में जहां असली ताकतें ज्यादातर छिपी हुई हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, वहां समाज अपना गुस्सा निकालने के लिए किसे अपना आसान दुश्मन बना रहा है।